तो लास्ट लेक्चर जो आप लोगों ने देखा था उसमें आपने भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ाई करी थी और आज हम देखेंगे वायसराय। शॉर्ट में मैं फिर से बता दूं आप सभी को कि जो गवर्नर जनरल थे उसकी कहानी कैसी शुरू हुई थी। पहले वो बंगाल के गवर्नर हुए, रॉबर्ट क्लाइव आता है। 1765 तक वो ठीक ठाक वहां पे चलता है, द्वैत शासन शुरू करेगा। 1773 के बाद फिर जो नया बनाया जाएगा उसका नाम हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। उनको कहा जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट आएगा और कहा जाएगा कि भैया अब से जो तुम है वो बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाओगे। तो बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, यानी कि पहला भारत का नहीं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद ये चलती है कहानी 1833 तक चलेगा। 1833 में जो विलियम बेंटिक होंगे वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल रहेंगे और उसी दौरान उसी के प्रमोट करके बना दिया जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। कारण बताया था कि 3 प्रेसिडेंसीज होती थी जिनमें से बंगाल को सुप्रीम माना गया था। तो यहाँ पे भारत की जगह अब बंगाल की जगह अब हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि अब तक भारत में लगभग इन लोग कब्जा कर चुके थे। 1857 का रिवॉल्ट होता है और उस रिवॉल्ट में अब इसी समय याद रखना बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक है और भारत का पहला गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक होगा, क्योंकि स्विच हो रहा है। फिर 1857 रिवॉल्ट होता है। कंपनी का शासन खत्म होने के बाद क्राउन का शासन यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन शुरू होगा, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। तो वहां पर एक अपने अधिकारियों को भेजा जाएगा और बोले कि भैया कंपनी के कामकाज पे तुम कंट्रोल करो, प्रशासन वाला पार्ट हम लोग करने वाले हैं, कंपनी को अपना व्यापार करने दो। तो वहां पे फिर अब ये जनरल वाला शब्द हटता है और सीधा आता है वायसराय आता है। क्या आता है? वायसराय, यानी कि वाइस रॉय, रॉयल फैमिली का उप प्रधान, इस प्रकार से। तो जो लॉर्ड कैनिंग होता है, जो अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, उसी को ही हम कहेंगे भारत का पहला वायसराय। फिर माउंटबेटन की कहानी हो जाएगी तो हम वहां पे देख लेंगे, ठीक ना। चलिए, तो आज हम देखते हैं वायसराय के बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है, पहला जो वायसराय रहेगा वो कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा, ठीक। अब ऐसा नहीं कि लॉर्ड कैनिंग 1858 में आ रहा है, ये 1856 में आ चुका है, ये 1856 में आ चुका है। तो सर आपने 58 क्यों लिखा है? भैया 56 से 58 तक ये एज अ क्या काम किया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में काम किया था। समझ आ गया? क्योंकि 56 में जब इसको ला दिया गया था तो एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में क्या कर रहा था? ये काम कर रहा था। फिर 57 में क्रांति हो जाएगी। क्रांति होने के बाद फिर 98 यानी कि 1858 में, 1858 में, है ना, जो रानी होती है वो आपका एक बड़ा सा संदेश पढ़ती है और कहती, मतलब उसके बिहाफ में पढ़ा जाता है कैनिंग के द्वारा, और कहते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें जितने भी हमने आप पे अत्याचार किए, दुनिया जहान की चीज़ें करी, अब वो हम नहीं करेंगे, आपके अधिकारों की हम रक्षा करेंगे, आपके धर्म का सम्मान करेंगे, ऐसी बहुत सारी तमाम चीज़ें ऐसी बोली जाती है। वो तो बोलने के लिए रहता है। आगे आपने देखा होगा कि और भी ज़्यादा अंग्रेज जो है थोड़े से क्रूर हो जाते हैं। अंग्रेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बोलना चाहिए कि इंडियंस लोगों के प्रति उनकी नीतियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इनडायरेक्टली उन लोग जो है हम पे कंट्रोल करना और शुरू करते हैं, हमको लड़ाना शुरू करते हैं। 1858 के बाद अब उनकी जो पॉलिसीज है वो जो है फूट करो, फूट डालो और शासन करो वाली नीति पे चलने लगती है। 1857 का जब रिवॉल्ट खत्म होगा तो सिपाहियों की भी जो संख्या रहती है, इंडियन जो सिपाही होंगे, तो इंडियन सिपाही को कम कर दिया जाएगा और ब्रिटिश सिपाही जो है उनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। कहने को तो रहेगा कि हम आपके धार्मिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली कहने के रिलीजियस चीज़ों को थोड़ी सी बढ़ावा यहाँ पर दी जाती है। चाहे आप 1905 का बंगाल पार्टीशन की बात कर लें, 1909 का मॉन्टे मेर्लो रिफॉर्म की बात कर लें, 1932 के पूना पैक्ट की बात कर लीजिए, ऐसे बहुत सारी तमाम एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जब इन्होंने सांप्रदायिकता के बीज बोए थे। भारत का जो विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, उसकी कहीं ना कहीं जो जड़ें थी अंग्रेजों ने ही डाली थी। इस बात को समझना होगा। मैं भारत के लोगों से, है ना, यहाँ की जनता से, बच्चों से अपील करता हूँ कि जो पॉलिटिशियंस आज डिवाइड एंड रूल जो खेल रहे हैं, जो कर रहे हैं, सेम चीज ब्रिटिशर्स पहले कर चुके हैं। आप उठा के देखिएगा कि अच्छा, एक आध दो इंसिडेंट से आप किसी को जज नहीं कर सकते, ये बार बार आप समझें इन चीज़ों को, और अगर कोई गलत कर रहा है तो आप समझाएं उनको कि बहुत सारी चीज़ें सही होती है और दुनिया में दोनों टाइप की चीज़ें होती है, सही भी है, गलत है। और हर कोई अपने को सुपीरियर समझता है, हर किसी को लगता है कि वो सही है, सामने वाला गलत है। एवरीबडी थिंक्स। अगर ये जिस दिन हमने सोचना बंद कर दिया ना, तो फिर दुनिया में तो कुछ मसला ही ना रह जाएगा। एक बहुत बड़ी आपने एक कहावत या एक प्रोवर्ब आपने सुना होगा। कहा जाता है कि अदालत में, आप लोग बताना कि सही है कि नहीं है, अदालत में सबको पता है कि कौन सही है कौन गलत है। सबको इन द सेंस, अगर मैं और मेरे खिलाफ कोई एक और जो व्यक्ति जिसने मुकदमा दायर किया है तो उसको भी पता है कि क्या सही है, मेरे को भी पता है कि क्या सही है। जिसको नहीं पता है वो सिर्फ किसको? जज साहब को। मतलब असली परीक्षा जज की होती है। सहमत है इस बात से? क्योंकि जिसने मेरे खिलाफ कुछ मुकदमा दायर किया तो उसको पता है ना कि सही क्या हुआ था। मुझे पता है अगर मेरे खिलाफ है तो मुझे पता है कि सही क्या हुआ था। अब झूठ चाहे वो बोले चाहे मैं बोलूं,
लेकिन फैसला जज को लेना होता है, तो परीक्षा जज की होती है यहाँ पर। ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं, कहानी को यहाँ पे हम बढ़ाते हैं। तो पहला जो वायसराय ऑफ इंडिया वो कौन है? वो है लॉर्ड कैनिंग है। वायसराय क्यों बनाया गया मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इसलिए बनाया गया क्योंकि अब भारत में जो शासन करेगा वो ब्रिटिश क्राउन करने वाली है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया, याद रखना अगेन, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया था ना कि एक्ट जो लेकर आया गया था, कौन सा? विडो रीमैरिज एक्ट। तो लेकर आने वाला वो तो ठीक है, डलहौजी था, डलहौजी के समय आया था, किंतु ये जो लागू हुआ, ये जो एप्लीकेबल हुआ, वो किसके समय हुआ था? इस लॉर्ड कैनिंग के समय। लागू किसने कराया था? कैनिंग ने कराया था। इसी के समय अगेन यूरोपीय सेना ने श्वेत विद्रोह कर दिया था, अगेन यूरोपियन आर्मी के द्वारा व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत विद्रोह इन्हीं के द्वारा जो है वो किया गया था, रिबिलियन। भारत में पहली बार आयकर लगाया गया, याद रखना, फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स क्वेश्चन आता है भाई, जिसके अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में पहली बार इनकम टैक्स इंपोज कब किया गया? मैंने बताया ना, अब इन लोग डायरेक्ट न लड़कर इनडायरेक्टली लड़ने शुरू किए, मतलब अब कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनानी शुरू की गई जिससे पता चले कि हाँ हम इंडियंस के हितैषी तो हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलने देंगे। जैसे अभी हुआ यूं कि भाई, मतलब मुझे हंसी भी आती है, अपन जीएसटी महोत्सव एंड ऑल ये सब दुनियादारी मना रहे हैं, जीएसटी ऐसा हुआ, जीएसटी वैसा हुआ, ये रेट कम, वो रेट ऐसा ऐसा, फुल ढिंडोरा पीट रहे हैं, कर रहे हैं। अरे भाई, जीएसटी लाया कौन था? लाए भी तो तुम ही थे, लगाए भी तो तुम ही नहीं थे ना। स्लैब्स 18%, 28%, अब तुम उसको कम, ये तो वही बात होगी ना, सिलेंडर के रेट पहले आम बढ़ा दो, पहले 400-500 में सिलेंडर मिलते थे, अब आप उसको कर दो सीधा 10 मतलब 1000 कर दो, 1100-1200 कर दो। उसके बाद रक्षाबंधन पे आप बोलते हो कि चलिए हमने गिफ्ट दिया आप लोगों को, अब सिलेंडर के रेट कम हो गए। मतलब गजब है भाई। आप वापस उसी रेट में ला के बताओ तब माने ना। जैसे पेट्रोल का भी आप लोगों को बताओ, पिछले बहुत टाइम से भी रेट नहीं बढ़ा है, याद करो, बीच में अचानक से पहले 60-70 ऐसे होते होते 80-90-100 हो गया, 100 के बाद 110 तक भी गए। 110 वाला पता है कि नहीं किसी को? कमेंट करके बताना, 110 वाला पता है ना? भराए थे, बहुत हो हल्ला हो रहा था, उसके बाद धीरे धीरे आके 100 पे आके रुका है वो, मतलब हमारे साइड तो लगभग 100 के आसपास मिलता है। ठीक, अभी डॉलर के रेट, डॉलर और रुपीस में इतना बढ़ रहे, कोई मतलब नहीं किसी को। इसके पहले जब होता था तो लोग कमेंट्स करने लग जाते थे, एक जन तो मैडम कमेंट करती है, अच्छा है हमारे रुपीस, मतलब ये जो है हमारा, इसका नाम डॉलर नहीं है ना, नहीं तो फिर ना बोलना सही नहीं लग रहा है। वो मैडम बोली थी, जूही चावला करके था, उसके स्टेटमेंट देख लेना आप। तो ऐसी कहानी है भाई। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वहाबी मूवमेंट हुआ था, ये है लॉर्ड एल्गिन। ठीक है, इनका नाम क्या है? लॉर्ड एल्गिन। 1862 से 63 के बीच रहे। इन्हीं के समय जो फेमस मूवमेंट हुआ था वो था वहाबी आंदोलन, वहाबी मूवमेंट। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है लॉर्ड लॉरेंस। 1864 से 69, क्या नाम है इसका? लॉरेंस। ठीक है ना। इन्हीं के शासनकाल के दौरान कलकत्ता मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी, यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना किनके समय किया गया था? लॉर्ड लॉरेंस के समय। और आंग्ल भूटान युद्ध जो लड़ा गया था, भूटान के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो भी लॉरेंस के टाइम था। हालांकि आंग्ल भूटान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक आध अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए तो आप इसको याद रखिएगा। ये सारी चीजें लॉरेंस के समय करी जा रही हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग से संबंधित क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। वहाबी आंदोलन को शॉर्ट में आप देख सकते हैं, इनकी जो प्रणेता थे वो थे शाह वली उल्लाह, जो बाद में सैयद अहमद बरेवली ने किया था। याद आ रहा है, जब मैं आप लोगों को मुस्लिम रिफॉर्म आप लोगों को पढ़ाया था, अपन हिंदू रिफॉर्म पढ़े, मुस्लिम रिफॉर्म पढ़े, सिख रिफॉर्म पढ़े, तो वहां पर जो मुस्लिम रिफॉर्म था जिसमें से 2-3 आंदोलन थे। एक था आपका वहाबी आंदोलन था, वहाबी मूवमेंट था। एक जो था वो आपका देवबंद मूवमेंट था। एक जो मूवमेंट था उसका अलीगढ़ मूवमेंट था, याद करो, जो बाद में चल के फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप लेता है। उसमें जो थे वो सर सैयद अहमद खां थे, और ये जो थे वो कौन हो जाएंगे? सैयद अहमद बरेवली। तो दोनों में अंतर बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज। सैयद अहमद खान को सर इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि थोड़े स्कॉलर टाइप के थे, और वो कांग्रेस से भी अलग थे, उनको मतलब नहीं था, वो अपने मुस्लिम चीजों को, विचारधारा को आगे बढ़ाते। एंग्लो मुस्लिम वाली विचारधारा थी। जैसे कुछ लोग को एंग्लो इंडियन था ना, जैसे दयानंद सरस्वती आपने देखा होगा, तो दयानंद DAV एंग्लो और वैदिक को लेके चलते थे, वैसे ही वो एंग्लो और मोहम्मडन यानी कि मुस्लिम चीजों को लेके चलते थे, तो वो थे सर बोला जाता है, इसीलिए उसको सर सैयद अहमद खां थे। और ये जो है वो सैयद अहमद बरेवली थे। तो इन्होंने वलीउल्लाह के विचारों को क्या करा? आगे बढ़ाया।
इसमें जो मेन, जैसे अगर कभी आप पूछ सकते हो, मतलब उतना डिटेल तो नहीं देता, अगर नाम आएगा तो विलायत अली, इनायत अली, अली मौलवी, अब्दुल्ला, ये सब मेन कौन थे, इनके नेता थे। वहाबी जो आंदोलन या विद्रोह जो था वो 1857 के जैसे ही था, बोलना चाह रहा है कि, लेकिन ये कहीं ज्यादा नियोजित और संगठित और सुव्यवस्थित था। तो कहीं ना कहीं ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था, अंग्रेजों के खिलाफ था, जो वहाबी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बस इतना याद रखना। इसके प्रणेता जो थे वो थे वली उल्लाह थे, और इसके विचारों को आगे बढ़ाया गया था सर तो नहीं बोलेंगे, सैयद अहमद बरेवली के द्वारा, सैयद अहमद बरेवली के द्वारा। ठीक ना। आइए अब हम बात कर लेते हैं लॉर्ड मेयो की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन ज्योग्राफी में इसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। कौन? लॉर्ड मेयो। किस लिए? क्योंकि 1872 में सबसे पहले शुरुआत होती है जनगणना की। तो पहली जनगणना की शुरुआत किसके दौरान किया जाएगा? लॉर्ड मेयो के समय कर रहे हैं। किसके समय करेंगे? लॉर्ड मेयो के समय। इसी के दौरान पहली बार केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय वितरण की शुरुआत हुई। आज जो फाइनेंस कमीशन आप देखते हो आर्टिकल 280 में जो आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो केंद्र और राज्यों के बीच वित्त को लेकर बंटवारा का जो निराकरण हो रहा है, या यूं कहें कि ये जो शुरुआत करी गई थी, इसकी सबसे पहले औपचारिक शुरुआत जो है वो लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। मतलब उन्होंने ही वित्त आयोग जैसी अवधारणा को जन्म दिया था, जो राज्य और साथ ही साथ केंद्र और राज्यों के बीच, यानी कि सेंटर स्टेट्स के बीच बंटने वाले जो पोषण, यानी कि जो वित्त होगा, उसका देखरेख या फिर उसका सॉल्यूशंस देगा कि कितना पैसा कहां जाना चाहिए। सवाल आपका यह आएगा, सर अरे ऐसे कैसे, राज्य तो उस समय थे नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, राज्य तब भी था और राज्य उसके पहले भी था। अगर थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाइए, क्या मुगल काल में राज्य नहीं था? भाई कोई भी प्रशासन है, सेंट्रलाइज कैसे करोगे आप? पहले एक देश होगा, एक क्षेत्र होगा, फिर आप उसको बांटोगे, सरकार, जिला, परगना, सूबा, ये सब याद आ रहा है ना? ये तो शुरू से था, मौर्य काल में भी था, ये तो चोलों के समय भी था। तो ये व्यवस्था जो है अभी की नहीं है, आजादी के बाद की नहीं है, बस उसको एक नया नाम दे दिया गया। ये व्यवस्था पहले भी थी। तो पहले भी थी, इसका ये मतलब है कि उस दौरान भी स्टेट्स अपने इनके हुआ करते थे, तभी तो अलग अलग इन लोग रेजिडेंट बनाते थे, या अलग अलग इनकी चौकियां, पुलिस चौकी वगैरह होती थी, अलग अलग इनके थाने होते थे, अलग अलग बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। तो ब्रिटिशर्स ने भी वो प्रॉपर एक सेटअप कर रखा था, ये भी इनके पार्ट, मतलब इनका एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का एक हिस्सा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना करी। जैसे आपने देखा होगा RKC राजकुमार कॉलेज, अगर कोई गए होंगे तो जाके देखना, ये रायपुर में है। ऐसी दो तीन और बड़े बड़े कॉलेज है। तो वैसे ये होता था एलिट ग्रुप के लिए, एलिट यानी कि जो बड़े, जैसे कि उस समय के जो राजा महाराजा थे, अभिजात, अभिजात इन द सेंस जो बड़े क्लास के जो लोग हुआ करते थे, बड़े जमींदार के जो बच्चे होते थे, तो उन लोगों के लिए, यानी कि एलिट ग्रुप बोलते हैं इसको, तो रॉयल फैमिलीज के लिए, अभिजात वर्ग के लिए इन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना करी थी। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यही एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसका मर्डर कर दिया गया था। देखो, इसके पहले जो आपने पढ़ा था वाइसराय या गवर्नर जनरल, खैर वो तो गवर्नर जनरल, वाइसराय नहीं था। कौन था भाई? लॉर्ड कार्नवालिस। याद आ रहा है? कार्नावालिस नहीं, हाँ हाँ कार्नावालिस था, वेलेस्ली तो उधर बाद में चला गया था। तो लॉर्ड कार्नावालिस ही एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी समाधि कहां पर मिलेगी आपको? गाजीपुर में। तो गाजीपुर में उसकी समाधि। वैसे ये एक बंदा था जो भारत में जिसकी हत्या कर दी गई थी, मार दिया गया था, पोर्ट ब्लेयर में शेर अली आफरीदी करके एक बंदा था, उसने मार दिया था। पोर्ट ब्लेयर गया था बेचारा घूमने के लिए, चलो भाई काला पानी की सजा होती है, लेट्स सी देखते हैं कैसे होता है काला पानी की सजा। वो गया था तो वही उसको निपटा दिया था। तो पहला गवर्नर जनरल था, सोचो, जिसको मार दिया गया था। इसके बाद, या वाइसराय बोलो, इसके बाद इनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई। अब इनका जो वाइसरायज जो थे उन लोगों को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट किया जाने लगा, आम पब्लिक से इसको मिलना जुलना थोड़ा सा बंद किया जाने लगा। इन्होंने ही सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना करी थी, जो आज स्टैटिस्टिक्स आप देखते हो। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। तो इसकी स्थापना किन्होंने करा था? ये भाई साहब ने किया था। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पर लॉर्ड नॉर्थब्रुक की हम यहां पर बात करते हैं। किसकी? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नॉर्थब्रुक 1872 से 1876। नागरिक विवाह और आर्य समाज विवाह याद करो। इसी समय ये आर्य विवाह, आर्य समाज क्यों आ रहा है? क्योंकि 1875 में कौन थे? दयानंद सरस्वती। देखो सब एक दूसरे से लिंक है भाई, सब एक दूसरे से लिंक हैं, बस दिमाग लगाने की जरूरत है आपको।
1875 में याद है ना, आर्य समाज की स्थापना हुई थी, और ये भाई साहब उसी ड्यूरेशन में 72 से 76 वाले में, तो इसी समय किसकी शुरुआत हो गई तुम्हारी, आर्य समाज विवाह की शुरुआत हुई, नागरिक विवाह यानी कि सिविल मैरिज और आर्य समाज मैरिज की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। चलिए, यूनिवर्सल मैरिज एक्ट पेश किया गया यहाँ पर, ठीक, अंतरजातीय विवाह की अनुमति दी गई। पंजाब में कूका मूवमेंट हुआ, ये कूका बता देता हूं क्या होता है, पहले ये सब देखना। तो विवाह से संबंधित जो चीजें थी वो कौन करता था, वो नॉर्थ ब्रुक के समय हुआ था, मतलब इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको क्या करा था, एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर कूका जो मूवमेंट था पंजाब में स्टार्ट हुआ था, स्पेशली जो है ये एक रामधारी करके एक इनका एक संप्रदाय हुआ करता था, है ना, राम सिंह, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इन्हीं को हम सियान साहब भी बोलते थे, भगत जवाहर मल को सियान, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, किसी का सियान करके, तो सियान का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा अनुभवी है और जो बूढ़ा हो चुका है, जिसने उम्र की सीमा को लगभग पार कर लिया, जो सबसे वरिष्ठ होता है, वयोवृद्ध, उनको हम सियान कहते थे, इनको भी सियान कहा जाता था, ठीक। तो इन्होंने मिलकर लिया था। अच्छा, ये विद्रोह जो था वो अगेन किसके था, किसके खिलाफ था, अंग्रेजों के विरुद्ध था, यानी कि जो इनके खिलाफ मूवमेंट हो रहा था, ब्रिटिशर्स के कानून के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के नीतियों के खिलाफ, वो एक मूवमेंट था। तो अगेन इस मूवमेंट को भी सप्रेस कर दिया जाता है। 1872 में इनका जो नेता रहता है राम सिंह, है ना, रामधारी नहीं, राम सिंह, तो राम सिंह को रंगून भेज दिया जाता है, और वहां पर से जो आंदोलन है लगभग सप्रेस हो जाता है, मतलब अच्छा खासा 20-30 साल ये चलेगा, और ये आंदोलन जो है क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो कूका आंदोलन की शुरुआत इसी के समय हुई थी। फिर देखते हैं एक गवर्नर जनरल है जिसका नाम है लॉर्ड लिप्टन, इसी के नाम से एक चाय आता है, हालांकि वो लिप्टन है, बट आप इसको लिप्टन से याद रखना, लिप्टन, लॉर्ड लिप्टन। और लिप्टन जो है ये बहुत मतलब घटिया गवर्नर जनरल था या वाइसराय था, ये क्यों था मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में, मतलब जैसे ही ये शासन करने के लिए आएगा 2 साल बाद एक प्रेस एक्ट लाएगा वर्नाक्यूलर। इसका ये मतलब है कि कोई भी भाषा इंग्लिश को छोड़ के, वर्नाक्यूलर यानी कि कोई भी देशी भाषा, अंग्रेजी को छोड़ के अगर कोई दूसरी भाषा में अखबार निकालेगा तो उसको हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, उसको हमको बताना पड़ेगा कि आप क्या छाप रहे हो, क्या छापने वाले हो। अगर चीजें सही लगी तो ठीक है, यू कैन डू इट, नहीं लगा तो आप प्रेस पब्लिश नहीं कर सकते। प्रेस पे सेंसर, अच्छा मुझे कमेंट करके बताना, सबसे पहले प्रेस पे सेंसर किसने लगाया था, कल पढ़े थे हम, प्रेस पे सबसे पहले प्रतिबंध किसने लगाया था बताओ। ये वही गवर्नर जनरल था जो मतलब बहुत चालाक था, बहुत शातिर था, बताइए जल्दी कमेंट करके। प्रेस पे सेंसरशिप कैची किसने चलाई सबसे पहले, 1799, याद करो 1798। अब ईयर बता दिया तब तो एटलीस्ट बताना चाहिए आपको, 98-99 अगर मैंने ईयर बता दिया तब तो एटलीस्ट आपको बताना चाहिए। अब इतना भी नहीं बता पा रहे तो बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किल है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा ऐसे में। ईयर बता दिया भाई, 1798-99, ईयर के बावजूद अगर तुमको नहीं आ रहा है याद, फिर तो भूल जाओ, फिर सिलेक्शन भूल जाओ, फिर मुश्किल है। बोलो, गजब, सही है। कौन था भैया, 1799 में किसको, किसने हराया, टिप्पू सुल्तान को, लॉर्ड वेलेस्ली था ना। सहायक संधि कौन लेके आया था 1798 में, लॉर्ड वेलेस्ली था ना। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। 1798 में हैदराबाद को सबसे पहले हड़पा गया, हड़पा गिरने से सहायक संधि किया गया था वेलेस्ली के द्वारा, तो वेलेस्ली थे ना जिसने क्या किया था, पहला सेंसरशिप लगाया था प्रेस पर। तो ये जो भाई साहब है वर्नाक्यूलर का मतलब होता है कि कोई भी देशी भाषा, कोई भी देशी भाषा के अखबार नहीं छप सकते मेरे परमिशन के बिना। अंग्रेजी को छूट है बोला इन्होंने, छप जाओ भाई, बोलो कि अंग्रेजी में छूट है, कोई दिक्कत नहीं, जो करना है जो मर्जी आप करिए, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है और इसी दौरान फिर एक भाई साहब है जिसकी हमने बात करी थी, अमृत बाजार पत्रिका, याद आ रहा है, अमृत बाजार, अमृत बाजार पत्रिका, जिसका नाम था, है ना, मतलब जिस बंदे का नाम था शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। अच्छा एक और चीज मैं ये बोल रहा था, आप लोग बताना, जैसे अपन ये पढ़ रहे हैं, है ना, और इसके बाद फिर शुरू करेंगे
1885 के बाद का जो मोमेंट है, मतलब कांग्रेस का गठन हो चुका है, कांग्रेस के सम्मेलन भी आपको करा दिया गया है, एंड मतलब कांग्रेस का जितने भी अध्यक्षता करी एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, मतलब आपको पूरा 46 तक की चीज़ें करा दी गई है, ठीक है ना। फिर हमने गवर्नर जनरल पूरे देख लिए, रिवाइज हो गया। अभी वाइसराय देख रहे हैं, जब वाइसराय देखेंगे तो फिर उस दौरान और भी चीज़ों को पढ़ोगे तो और अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा, जब वो 1920s 30s 40s की जो घटनाक्रम पढ़ेंगे इसके बाद। उसके पहले मैं क्या बोल रहा था कि पत्र पत्रिका वाला पार्ट हो गया, आंदोलन सॉरी संगठन के जो नाम हो गए, और ये मैगजीन्स वगैरह हो गया, ये सब का एक अपन करा दें क्या, क्या बोलती पब्लिक, उसको करवा दें एक। उसके बाद फिर शुरू करेंगे फिर वो मोमेंट वाला पार्ट, मतलब 1885 से 1905 तक क्या हुआ, फिर 1905 से 1919 तक क्या हुआ, फिर 1919 से उधर आगे 47 तक क्या हुआ, वो घटनाक्रम हम देखते रहेंगे। तो एक साथ पूरा पत्र पत्रिका हो गया, मैगजीन्स, फिर पूरे तुम्हारे क्या बोलना चाहिए जो नारा वगैरह दिए थे उन लोगों के नाम, संगठन जो बनाए थे उन संगठनों के नाम, है ना, वो पूरा सब एक जगह अपन कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो, तो अगले लेक्चर में अपन उसको कर लेंगे, ठीक। आगे देखते हैं जी। हाँ, तो यहाँ पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया, और इसी दौरान एक सशस्त्र अधिनियम भी आया था, मतलब आर्म्स एक्ट भी इसी दौरान क्या किया गया था, पास किया गया था। तो ये भाई साहब शिशिर कुमार घोष ने अपनी पत्रिका को रातों रात क्या कर दिया था, अंग्रेजी पत्रिका में कन्वर्ट कर दिया था। ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पे कर इन्होंने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। सोचो, ब्रिटिशर्स के लिए बहुत दिलदार था ये, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत कमीना था ये आदमी, ठीक है ना। तो याद रखना ये लिट्टन लिट्टन जरूर है बट कमीना गवर्नर जनरल है, कमीना उपनाम है, याद रखना। मैंने तो अपनी कॉपी में लिख दिया था ऐसे, कमीना। मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ भाई, मेरी कॉपी देखोगे तुम लोग को हंसी आएगा, है ना। कमीना, कुत्ता, भोकवा, जोजवा, है ना, वही याद करो, रोगहा, ऐसा मैं लिख देता हूँ मैं, और जो अच्छे रहते उसको मैं अच्छा लिख देता हूँ। बहुत कमीना था ये, ठीक है। अब देखो, सिविल सेवा की उम्र को उस समय अधिकतम आयु 21 थी, 21 से हटा के 19 कर दिया भाई, मतलब गजब। सिविल सेवा परीक्षा अभी छत्तीसगढ़ पीएससी क्या करता है, मिनिमम रखता है 21, देखा है ना। वो भी कब बोलता है, 1 जनवरी के हिसाब से, मतलब फॉर्म आएगा तुम्हारा नवंबर में आता है, और डेट लेता है 1 जनवरी के हिसाब से, मतलब इनडायरेक्टली बोलता है कि भैया 22 साल के हो तभी तुम दे सकते हो, इनडायरेक्टली। और ये बताओ, अधिकतम उम्र उसमें 21 था, उस 21 को भी इसने कर दिया 19। अबे क्या चाहते हो तुम, मतलब बच्चा 11वीं बोलता हूँ, हाँ उस समय तो 11वीं था, 12वीं खैर था नहीं, 11वीं पास होके आए है, मतलब अपना मैट्रिक एजुकेशन करे, उसके बाद सीधा सिविल सर्विस, वो भी उसका लास्ट अटेम्प्ट हो, मतलब ये चाहते कि तुम्हारा पहला और आखिरी अटेम्प्ट हो, हैं। गजब करते हो भाई, मतलब इसीलिए बोलता हूं कमीना था साला ये चाहता ही नहीं था, ये चाहता ही नहीं था कि हम इंडियंस सेलेक्ट हों सिविल सर्विसेज में। ये तो वही बात होगी ना, कि एक बोल रही है प्रेमिका अपने प्रेमी को, हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम ना मेरे लिए क्या लाओ, तुम मेरे लिए एक मर्सिडीज दो, ये डायमंड की रिंग दो, है ना, और क्या बोलते हैं, मेरे लिए टूर पैकेज होना चाहिए, 6 महीने में पूरे वर्ल्ड टूर पे रहूंगी, ऐसा वैसा। अरे भैया, हर कोई वो नहीं होता ना। रिंग दिया था, याद आ रहा है, नाम नहीं लूंगा यहाँ पर मैं, मैडम को रिंग दिया था, याद आ रहा है, हीरे की अंगूठी, दुनिया जहान की गिफ्ट, हर कोई वैसी थोड़ी होता है? याद आ गया रायपुर वाला केस, ठीक है। तो हर कोई वैसी थोड़ी होता है भाई, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, इसी दौरान स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति करी गई। अच्छा, ये सब आयोग भी मैं पढ़ा दूंगा उसमें, क्योंकि ना ये सब क्वेश्चंस आता है। अकाल आयोग में कौन कौन, जैसे स्ट्रेची हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, है ना, और एक दो और जो नाम है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी दौरान पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। देखो, दिल्ली दरबार 3 बार आयोजन किया जाएगा बेटा, याद रखना। दिल्ली दरबार का अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे, जहां जहां पर किया जाएगा, 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और दिल्ली दरबार का मतलब कुछ नहीं है, ये रहता है किनके नाम से, इनके महारानी के नाम से, महारानी, या यूं कहें कि इनके जो रूलर हैं, जो ओनर है, ओनर कौन है, ब्रिटिशर्स। तो उस समय अभी भी चलता है, उस समय भी चलता था, तो ब्रिटिश राजा रानी के नाम से दरबार का आयोजन किया जाता था कि वो आएंगे करके। बट सिर्फ एक ही ब्रिटिश या दिल्ली दरबार होता है जिसमें उन लोग खुद आते हैं, और वो होता है आपका तीसरा वाला यानी कि जब जॉर्ज पंचम इंडिया आता है, ठीक है। इसका आयोजन उन लोगों के राजा रानी बनने के अवसर पर किया जाता था, फुल खर्चे किए जाते थे, भयंकम खर्चा, अति टाइप से अफराध,
इधर अकाल पढ़ रहे तो पढ़ने दो, लेकिन दिल्ली दरबार का आयोजन होना चाहिए, इसलिए भी इन लोगों को गाली पड़ता था। अब हम चलते हैं लॉर्ड रिपन, ये मेरा सबसे प्रिय था, सबसे मेरा फेवरेट है भाई, याद रखना, और आप लोग का भी होना चाहिए। बेंटिक था और ये भी था, कौन था? लॉर्ड रिपन। इवन इनको भारतीयों के दिलों का राजा भी कहा जाता था। मेरे ख्याल से बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय, पता नहीं किसी ने कहा था इसको भारतीयों के दिलों का राजा। मतलब ये एक ऐसा वायसराय था जो मतलब बहुत ही बेहतरीन आदमी था यार, मतलब मानना पड़ेगा इसके काम को। सबसे पहले इसने क्या करा, आर्म्स एक्ट को और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हटा दिया, बोला कि भाई ये फालतू चीजें नहीं होनी चाहिए। आर्म्स एक्ट के तहत आप आर्म्स नहीं रख सकते थे अपने पास। आजकल तो भाई मतलब देखियो ना, आर्म्स एक्ट अब आना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, अब मेरे को ऐसा लगता है कि आर्म्स एक्ट ना अब आना चाहिए। मतलब इस समय ना ये लिटन सही किया था, इस समय ना ये जो लिटन उस समय किया था ना, वो अब करना चाहिए। अरे देखो भाई वो वीडियो में साले वो ट्रा लोग रायपुर रायपुर के कहते हैं ऐसे, ए तू आती क्या, ऐसा वैसा, चाकू लहरा वहरा के बाद साला पैंट भोचक रहे हैं ऐसे इधर से, नाक चुचवा रहे हैं ऐसे, पोछ रहे हैं, पाव भर का है नहीं, और चाकू वाकू लहरा दे रहे हैं ऐसे ऐसे भाई, पैर पर गजब कर दे रहा हूं मैं यार, मतलब ये चल रहा है अभी। तो आर्म्स एक्ट लाना चाहिए, सरकार को लाना चाहिए कि भाई तुम ये सब चीजें नहीं कर सकते करके, फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए करके, अभी आना चाहिए, मैं समर्थन करता हूं इसका। ठीक है, खैर इन्होंने हटा दिया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी इन्होंने क्या करा था, हटाया था, ये ना सब विवादास्पद थे। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इन्होंने स्थानीय स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, कई बार प्रश्न आता है स्थानीय स्वशासन के बारे में, इनकी चर्चा करें, विवेचना करें, तो ये यही बंदा था। इसने जो है अभी वर्तमान जो त्रिस्तर की जो लाइक पंचायत सिस्टम जो हम देखते हैं, उसकी अवधारणा, उसका डेवलपमेंट जो विकास किया था वो किसने किया था, इन्होंने किया था। ठीक है ना, तो नगर पालिका परिषद एंड ऑल, इन सब चीजों के पितामह यानी कि फादर के रूप में इसको जाना जाता है। तो स्वशासन, सेल्फ गवर्नेंस की जो अवधारणा थी, कंसेप्ट थी, हालांकि चोल भी यूज करते थे, बट इंडिया में मेजर तौर पे आधुनिक पद्धति से इन्होंने शुरुआत किया था। 2 यूनिवर्सिटी खोले गए, पंजाब विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। पंजाब है 1884 में, और इलाहाबाद यानी कि आपका इलाहाबाद प्रयागराज यूनिवर्सिटी, ये खोला गया था 1887 में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पंजाब यूनिवर्सिटी एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887। एल्बर्ट बिल विवाद, ये इसी से संबंधित था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। और हंटर आयोग, हंटर आयोग किससे संबंधित था, याद करो, शिक्षा से संबंधित था, याद आ रहा है, हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित 1882, आपको पढ़ाया था ना एजुकेशन वाले में। तो हंटर आयोग के समय जो नियुक्ति जो हुई थी, उसके समय कौन था ये बंदा, ये लॉर्ड रिपन था। एल्बर्ट बिल क्या था, मैं आपको बताता हूं, ये था एक्चुअली ब्रिटिशर्स और उनके जजों से संबंधित था, ब्रिटिश जज एंड ऑल। उससे इसमें यह कहा गया था कि क्या बोलते हैं, जैसे उनकी सुनवाई होती है, तो सुनवाई के दौरान मतलब बहुत सारे इंडियंस होते हैं, तो इंडियंस लोगों की सुनवाई कोई भी जज कर सकता है, इंडियन जज भी कर सकता है, और आपका जो गोरे जो जज होते हैं उन लोग भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे झबलू झबलू बाल वाले नहीं रहते थे, याद करो, ऐसे ऐसे घुंघरालू घुंघरालू ऐसा। अब फिर एक एक ये हो रहा था लाइक, मतलब सेकंड केस, पहला केस में तो कोई दिक्कत नहीं थी कि क्या बोलते हैं, कल्प्रिट कोई भी हो, अभियुक्त तो कोई भी हो, है ना, सॉरी इंडियन हो, उसमें जज कोई भी हो सकता था। मतलब कल्प्रिट इंडियन होना चाहिए, अभियुक्त इंडियन होना चाहिए, जज कोई भी हो सकता था, गोरे लोग भी हो सकते थे, इंडियन भी हो सकते थे। लेकिन अगर कोई कल्प्रिट, अगर कोई दोषी जो है, अगर कोई दोषी जो है, फॉर एग्जाम्पल एक अंग्रेज है या कोई ब्रिटिशर है, इस केसेस में जो जज होगा वो ब्रिटिशर ही होगा, ब्रिटिशर्स को सजा कोई इंडियन नहीं दे सकता। बोला भाई ये क्या नियम है, बोला, है ना, इन्होंने कहा ये क्या है, ये क्या है, कुछ भी ऐसे बोले, और ये निकल लिया। बोला भाई मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, तुम लोग देख लो, तुमको लाना है तो लाओ। तो फिर लॉर्ड रिपन बोलते कि भैया मेरे को नहीं रहने का, निकल लेते यहां से, इस्तीफा दिए और चले गए। तो यही था आपका एल्बर्ट बिल विवाद। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनके स्थान, इनकी जगह लेते हैं फिर लॉर्ड डफरिन, और यही डफरिन है जिनके दिशा निर्देशन में फिर क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना होती है। डफरिन, डफली वाले डफली बजा, तो डफली बजाते हैं भाई, ये डफरिन जो है ये। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, याद करो, मैं जब आंग्ल बर्मा पढ़ा रहा था तो उस दौरान मैंने हिंट दिया था कि इसी के समय थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध होगा, याद आ रहा है। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध होता है लॉर्ड एमहर्स्ट के समय, दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध होगा डलहौजी के समय, और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध होता है डफरिन के समय। सारा चीज याद आ गया। पहला किसके समय, एमहर्स्ट, सेकंड हो जाएगा
डलहौजी, तीसरा हो जाएगा डफरिन के समय, ठीक। और इसी के दौरान यानी इन्हीं के समय ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी? कांग्रेस की, 1885 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लॉर्ड लैंसडाउन, बोलते भैया लैंस डाउन कर दो यार तुम। कौन है ये? लैंसडाउन, 88 से 94, इन्हीं के समय आया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। मतलब इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 1833, 1858, 1862, देन आपका 1892, तो ये सारे जो एक्ट्स आते थे, जो बीच बीच में आते थे हर 20 साल 30 साल में, इसी में पहली बार फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन की यहां पर बात करी गई थी, अप्रत्यक्ष चुनाव, कि भाई इलेक्शंस वगैरह होगा उसमें, ठीक है, इनडायरेक्टली हम लोग जो जाके वोटिंग एंड ऑल ये सब चीजें करेंगे, लेकिन उस समय भी सुपीरियर्स थे, हर किसी को वोटिंग की राइट्स नहीं थी। फिर इसी के दौरान आता है कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1891, कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट 1891। फिर चलते हैं लॉर्ड एल्गिन सेकेंड, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इसका एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। किसका? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। लॉर्ड एल्गिन, एक तो एल्गिन आपने पहले पढ़ा है, ये सेकंड है। इसका एक स्टेटमेंट वायरल होता, अच्छा ये सबसे पहले पुणे में जो प्लेग होता है, तो प्लेग के दौरान ये चापेकर जो ब्रदर्स रहते हैं, दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करेंगे, 1899 की बात है। इसी दौरान भारत में पहले क्रांतिकारी के रूप में इनको जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है, भारत में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की शुरुआत किन लोगों ने करी थी? तो चापेकर ब्रदर्स ने किया था। किन्होंने किया था? चापेकर ब्रदर्स ने। चापेकर ब्रदर्स ने चेप दिया था इन लोगों को। और पता है कुछ, मैं एक चीज हमेशा हिस्ट्री में नोटिस किया हूं, पुणे में कुछ होने वाला रहता है कि वहां पे हमेशा प्लेग आ जाता है। पता नहीं पुणे में आता था यार ये, मतलब देखो ना, कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, पुणे में प्लेग आ गया, इधर पुणे में 1899 में प्लेग आ गया, वो क्विट इंडिया मूवमेंट, प्लेग आ गया। मतलब पुणे में ही क्यों भाई? ये तो वैसे ही हो गया ना कि साला दुनिया में कुछ भी होता है वो हॉलीवुड की मूवीज में दिखाता है, एलियंस खाली अमेरिका में आते हैं, एलियंस खाली मतलब इतना बड़ा दुनिया है, इतना बड़ा संसार है, तो एलियन खाली अमेरिका में ही आएंगे भैया? इतना बड़ा दुनिया नहीं दिखता क्या उनको और कहीं है? वैसे दुनिया के सारे भगवान सिर्फ इंडिया में ही है। भाई कोई दूसरे देश में भी होना चाहिए ना, इंडिया में ही क्यों है? लॉजिकल है ये चीज, है कि नहीं? चलो खैर, तो यहां से देखते हैं हम लोग, ये पुणे में हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता था, प्लेग आ जाता था, और प्लेग आया इसके कारण ये दो जो ब्रदर थे चापेकर बंधु, इन लोगों ने इसकी हत्या करी थी 1899 में। और यही कारण है कि इन्हें यानी कि चापेकर ब्रदर्स को भारत के पहले रिवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी के रूप में माना जाता है या फिर जाना जाता है। इनका कथन था लॉर्ड एल्गिन का, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है, और इसी के बल पर ही हम यहां पर राज कर सकते हैं, इसी के बल पर ही इसकी रक्षा कर सकते हैं, अधीन रख सकते हैं। ये स्टेटमेंट कोटेशन आता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कथन किसका है? ये कथन, ये कोट किसका है? कथन है कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता, और हम ही इस पर, इसी के बल पर ही हम इसकी रक्षा या हम इसको अधीन कर सकते हैं, मतलब तलवार के बल पर ही हम इसको रख सकते हैं। इनका सीधा सीधा मतलब है मार काट मचा के ही हम इसको सीधा रख सकते हैं, नहीं तो इन लोग बहुत प्रॉब्लम करेंगे। अब आते हैं भैया लॉर्ड कर्जन पे, 1899 में आ गया था और 1905 तक था, ये बंगाल विभाजन किया और निकल लिया। लेकिन 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 अपार्ट फ्रॉम द बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन के पहले एक और छोटी सी चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और वो क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से समझना। एवरीबडी क्रिटिसाइज कर्जन, हर कोई कर्जन को बहुत क्रिटिसाइज करता है, बहुत गाली देता है, लेकिन मैं एक असलियत बताता हूँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। देखो मैं तो बाकी लोग को बकता हूँ, वैसे भी मैंने उसको क्या नाम है रॉबर्ट क्लाइव को बका, मैंने क्या नाम है वेलेस्ली को बका, मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिपन रिपन बोलता हूँ लिटन लिटन को बका, तो ये तो बहुत घटिया लोग थे इन लोग। बट कर्जन उतना भी नहीं था भाई जितना इसको विलेन बना दिया जाता है। कर्जन क्यों नहीं था मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम समझते हैं ये, चलो बंगाल विभाजन को ही देख लेते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले हम इसी को देखते हैं, बंगाल विभाजन क्यों, क्या, कैसे। बंगाल विभाजन जो आया था, इसके पीछे दो थ्योरी है। एक तो था हिंदू मुस्लिम वाला पार्ट, कि हिंदू मुस्लिम में फूट डालना एंड ऑल ऐसा करना,
और दूसरा आता है प्रशासनिक विभाजन। अब मैं एक चीज आप लोगों से पूछता हूं, मुझे आंसर बताना, ठीक है? देखो ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू, आपको जिसको जैसा मानना है माने, कोई दिक्कत नहीं, छूट है, ये भारत का संविधान आपको हक देता है। मुझे एक चीज बताओ, छत्तीसगढ़ बना, भाई मैं तो छत्तीसगढ़िया हूं ना, छत्तीसगढ़ बना तो किस आधार पर बना? छत्तीसगढ़ी बोली वाले लोग अलग होंगे, नॉन छत्तीसगढ़ी वाले लोग अलग होंगे, बना ना? अरे हाँ या ना, आप ही लोग ना जवाब देना। तो अगर जैसा इंडिया पाकिस्तान में बोलते हैं वैसा अगर हम बोलने लगे कि भैया जिसको छत्तीसगढ़ी नहीं आती वो बाहर चले जाओ, कैसे लगेगा? थोड़ा सोच के देखो भाई, आधार तो यही था ना कि छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा, इसके आधार पे छत्तीसगढ़ बना। नॉन छत्तीसगढ़ था तो मध्य प्रदेश था। अब मैं बोलने लगूं कि जिसको छत्तीसगढ़ी नहीं आती, जिन छत्तीसगढ़ी नहीं जाता वो भगो यहां से, कैसे लगेगा? आधे से ज्यादा, मैं खुद अभी राशन लेने गया था, 15 लोग जो लोग थे, 15 में 10 के लोग तो यूपी बिहार से थे, वो जो लाइन में खड़े थे, 15 में 10 लोग यूपी बिहार के थे भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। और पूरा दुर्ग रायपुर जो है भरा पड़ा है। तब तब अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा, लेकिन फिर क्यों उनको बोला जाता है कि भाई तुम जो है इंडिया पाकिस्तान हुआ तो जो नहीं मानते इधर चलो? भाई क्यों? या तो ये भी सही है, दोनों अगर वो सही तो ये भी सही होना चाहिए, और अगर वो गलत है तो ये भी गलत होना चाहिए। मतलब ऐसा सेलेक्टिव और नहीं हो सकता, फिर दोनों सही दोनों गलत होना चाहिए, है ना? एक सही एक गलत वाला कहानी नहीं चलेगा। अब मैं यहां पर बताता हूं, प्रशासनिक विभाजन तो ठीक है ना भाई, प्रशासनिक विभाजन के लिए क्या था कि एक हिंदू बाहुल्य है और एक मुस्लिम बाहुल्य है, तो हम उस हिसाब से कर लेते हैं। अभी भी स्टेट जो डिवीजन होता है, जैसे कि आंध्र का डिवीजन है, क्यों हुआ? तेलुगु भाषी लोग को अलग करो, तमिल वालों को अलग करो, हुआ ना? आजादी की बात तो यही हुआ ना भाई। और ऐसा भी नहीं है कि फिर दोष दे देते, अरे नेहरू जी थे तो इसने किया, भैया तुमने भी तो किया है। छत्तीस, मैं इसीलिए बोलता हूं, हम पे आती तो हमको अच्छा लगता है क्योंकि हमारे लिए हो रहा है। मतलब तब हम बोलेंगे वाह 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 वाह, महान है हमारे पीएम, हमारे लिए अलग राज्य दिए। भैया तुम्हारे लिए दिए तो महान हो गया, और जो तो साउथ में दिया तो नहीं हुए क्या वो? तब उसको तुम नहीं नहीं इसके कारण देश ऐसा हुआ। तो ये संकीर्ण मानसिकता होती है। मतलब जब खुद के ऊपर आए तो तुम उसकी प्रशंसा करने लगोगे, लेकिन जब कोई और के ऊपर या किसी और के लिए हो रहा है तो फिर तुम उसको सीधा एलिगेशन कर देते हो, तुम उसमें प्रश्न चिन्ह उठा देते हो। तो इसको दोगलापन कहते हैं। समझ आ रहे हैं? इसको दोगलापन बोलते हैं। मतलब जब खुद के ऊपर आए तो सब चीज अच्छा है, लेकिन कोई दूसरे के साथ हो रहे थे नहीं, वो तुमको सहन नहीं होता, नहीं उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। अरे भाई उस समय क्या है, शुरू से होता आ रहा है, ये सदियों से होता आ रहा है। क्लियर क्या? आंध्रा तमिल अलग हुआ, बॉम्बे, अभी पढ़ेंगे हम लोग आजादी की बात के भारत। तो भैया आज जो गुजरात आप देखते हो, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को मिलकर इसको क्या बोला जाता था? इसको बॉम्बे बोला जाता था। तो ये गुजरात हो गया और ये आपका महाराष्ट्र हो गया। बोले कि मराठी लोग अलग रहेंगे, गुजराती लोग अलग रहेंगे, मराठी अलग रहेंगे, गुजराती अलग रहेंगे, तो बना दिया गया, इसको महाराष्ट्र बोल गया, इसको गुजरात। और क्या दिक्कत है? ठीक है ना, चल रहा है ना, सही शॉर्ट चल रहा है। वो थोड़े से इन लोग थोड़े से ज्यादा नाटक कर रहे हैं मराठी लोग आजकल, दैट्स इट, इतना ही डिफरेंस है। चल रहा है ना सही शॉर्ट, क्या दिक्कत है? तो भाई ठीक है ना। अब रिलीजन के आधार पे हुआ, भाई ठीक है ना, रिलीजन के आधार पे किए तुमने, यहाँ पे भाषा के आधार पे किए, कहीं कहीं पर वो क्या बोलते हैं, जनसंख्या के आधार पे भी किया जाता है। भाई एक चीज बताओ, चलो बिहार और झारखंड में क्या ऐसा डिफरेंस था? भाई झारखंड में भी वही भोजपुरी बोलने वाले लोग, बिहार में भी वही भोजपुरी बोलने वाले लोग, तो फिर क्यों अलग किया गया? कुछ तो रीजन रहा होगा ना यार, तभी तो किए ना बिहार और झारखंड अलग। अभी ठीक है ना कंडीशन? उत्तराखंड और यूपी क्यों अलग किए? कुछ तो कारण रहा होगा। तो मेरा भी यही मानना है कि ठीक है, कुछ कारण यहां, मैं इसको कंप्लीटली सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि उसके अंदर की चीजें क्या थी कैसी थी, वी डोंट नो, बट ठीक है, वी हमको ऐसे लेके चलना पड़ेगा कि चीजें उस समय भी कुछ कारणों से करी गई होंगी, लेकिन मुद्दा या इश्यूज कुछ और बना दिया होगा। देखो ये तो तय था कि अंग्रेजों से लोग परेशान थे, ब्रिटिशर से परेशान थे। अब कोई भी चीज आएगा तो अच्छा इन्होंने अलग कर दिया, चलो मुद्दा बना देते हैं, इसको आंदोलन के रूप ले लेते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूं कि हमारे लोगों ने किया वो गलत किया था, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट इज अ वेरी गुड मूवमेंट, 100% सपोर्ट है, बहुत अच्छी चीज है, होना चाहिए था। तो उसकी आड़ में कम से कम लोग बाहर आए, दैट इज वेरी गुड। बट एक एंड में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चल के अगर ऐसा कोई बच्चा जो थोड़े आगे पीएससी एंड ऑल ये सब बड़े एग्जाम्स की तैयारी करे, जिसको मेंस आंसर राइटिंग लिखनी होगी, उसके अंदर ये दिमाग डेवलप होना चाहिए भाई। अगर संकीर्ण मानसिकता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अगर प्रभावित रहोगे तो आप मेंस कभी नहीं लिख पाओगे, इस बात को दिमाग में याद में रखना। सामने वाले ने किसी, और मैं बोलता हूं तो मैं उसको ये भी बोल रहा हूं कि आप उसको एनालिसिस करो, मेरी बात सही है ऐसा मत मानो आप, मैंने जो बोला
तो मैंने अपने अध्ययन अपनी स्टडी के अनुसार बोला। तो आप भी स्टडी करो भाई, आप स्टडी करके पहुंचो उस पे कि किसी ने बोल दिया इसलिए मानना, ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ी मूर्खता चीज होती है कि किसी ने बोला इसलिए हमने माना, हमने यहां देखे इसलिए। अरे क्यों भाई, पूरा एनालिसिस करो और आपको निष्पक्ष होके करना पड़ेगा, पहले से माइंडसेट हटा के करना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी चीजें नहीं है, तब जाके सही एनालिसिस होगा। इन्होंने जो किया था प्रशासनिक विभाजन इसी आधार पर किया था कि हिंदू बाहुल्य राज और मुस्लिम बाहुल्य राज, इस साइड को बांग्लादेश बोलते हैं और इस साइड को हम पश्चिम बंगाल बोलते हैं। तो ये पार्टीशन हुआ था और आगे चल के मिला भी दिया गया। याद करो 1911 में बोलता है कि नहीं रद्द कर दो इसको, 1905 में होता है और इसको रद्द कर दिया जाता है। ठीक, खैर इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं इसलिए इसको बोल रहा था कि क्यों इन्होंने बहुत सारी चीजें इंडियन फेवर में करी थी। जैसे सबसे पहले देखो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसको क्या पढ़ा था बताओ मुझे? ये तो ब्रिटिशर था ना भाई, अंग्रेज था, इसको क्या पढ़ा था? इसको क्यों लेना देना था? जितने भी बाहर के लोग आए उन्होंने तो हमारी चीजों को तहस नहस किया, तोड़ा, ये वो किया। ये तो संरक्षण कर रहा था। जहां पे तुम जाके साला पेशाब कर देते हो, कचरा फैलाते हो, उन चीजों को इन्होंने मना किया कि नहीं भाई इसको संरक्षण करके रखना पड़ेगा। इन्होंने प्राचीन स्मारक संरक्षण अभियान अधिनियम शुरू किया। क्या मिल जाता भाई, इसको क्या मिला होगा आखिर ये सब करके? बट किया ना इसने। इन्होंने विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने के लिए एक कमीशन गठित किया, रेले आयोग, और 1905 का सबसे फेमस विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया इन्होंने। क्या पढ़ा था इसको? इसको भी एक काम करना था, इसको भी लूटपाट में जाके चले जाना था, डलहौजी टाइप काम कर लेना था, सबको एनेक्स कर लेना था। ये सब किया ना इसने। पहली बार जाति आधारित जनगणना, आज भी बहुत सारे लोग इसका अपोज करते हैं। जातिगत आधारित क्यों नहीं होना चाहिए भाई? एक तो कास्टिज्म आप मानते हो, कास्टिज्म आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, फिर बोलते हो कि जातिगत गणना नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? या तो कास्टिज्म छोड़ दो, आप बोल दो कि सब एवरीबडी इज इक्वल, बोलो मत कि हम अपर है वो लोअर है, मत बोलो, सिंपल मानो कि सब सही है। अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है तो सपोर्ट करो उसको, जैसे पहले के लोगों ने किया, दयानंद सरस्वती ने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया, महात्मा गांधी ने किया, जितने भी समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे, सबने किया। भगत सिंह तो और उनसे एक ऊपर थे। भगत सिंह को कोई लिटरली पढ़ेगा ना तो आज तो उसको लोग जो है पता नहीं क्या क्या नाम दे डालेंगे। वो तो सीधा बोलते थे कि भगवान है ही नहीं, वो तो सीधा बोलते थे, तो मानते ही नहीं थे। तो क्या भगत सिंह गलत हो गए क्या? नहीं ना। तो पढ़ना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं होता चीजें। तो जातिगत आधारित जनगणना जो है इनके द्वारा शुरू की गई थी। इसलिए किया गया था, पता चले ना कि किस कास्ट के लोग कितने हैं, उनकी स्थिति क्या है, कैसे, किन में महिलाएं ज्यादा हैं, किन में पुरुष ज्यादा हैं, किन में लिंगानुपात कम है ज्यादा है, बच्चे किसमें ज्यादा मर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। या तो कास्ट हटा दो, और अगर कास्ट रखते हो तो फिर ये जनगणना शुरू करो। और इसीलिए गोखले ने इसको क्या बोला था? आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा था, क्योंकि औरंगजेब भी क्या करता था, उस टाइप की चीजें लाइक प्रशासन वगैरह में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाता था, और लाइक यूं कहे कि वो एक्सपेंशन पे बिलीव करता था, बहुत सारे नियम ये लेके आया था। दैट इज वाई गोखले ने इसको संज्ञा दी थी आधुनिक भारत का औरंगजेब। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने स्टार्ट करा था फॉर द इंडियंस। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो इसे डलहौजी को बोला जाता है कि रेलवे का डेवलपमेंट किया भाई, लेकिन वो तो मेनली अगर देखा जाए, भले भारत को फायदा हुआ वो बात की बात है बाद में, बट मेन किसके लिए किया था? वो अपने लिए किया था। अपने लिए जैसे अंग्रेजों को लाने ले जाने के लिए 1857 की लड़ाई में काम भी आया। लेकिन मेरे दोस्त, इससे उसको क्या लेने देना था? वो तो पढ़ा ना यार, वो तो पढ़ाई लिखाई, वो तो हमारे लिए किया था, ये तो हमारे लिए किया गया था इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1905 से 1911, 1901, सॉरी 1910, नॉट 11, 1910, 1905 टू 1910। इसका नाम था मिंटो। कौन था ये? लॉर्ड मिंटो। अब यहां पर आएगा, हाँ यहां पे थोड़ा सा चीज गड़बड़ हुआ, ये मैं मानता हूं कि ये चीज जो इन लोग लेकर आए थे ये गड़बड़ था, यहां पे ये चीजें नहीं करनी थी। तो जो गड़बड़ है सो गड़बड़ है भाई, बट जो सही है वो सही है, वो उसको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। इन्होंने क्या करा, मुस्लिमों को, मैंने बताया ना कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए, या यूं कहें कि किसी एक को आप स्पेशल प्रिविलेज दे दो, सामने वाला वैसे ही भड़क जाएगा। ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है। चार में अगर मैं किसी को बहुत ज्यादा तवज्जो देने लगूं, बहुत ज्यादा महत्व देने लगूं, बहुत ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस देने लगो, तो बाकी तीन वैसे ही जल जाएंगे। ये होता है, दिस इज फैक्ट। तो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन देने की बात करी गई यहां पर, क्या? सेपरेट इलेक्टोरल, पृथक निर्वाचन
यही मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का एक सार था। दूसरा, भारतीय परिषद अधिनियम, इसी का विभाग है 1909, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य, फर्स्ट इंडियन मेंबर जो एडिट मतलब आया, उसका नाम था एसपी सिन्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। पहला भारतीय सदस्य, क्या नाम था इसका? एसपी सिन्हा। वायसराय की कार्यकारिणी में एग्जीक्यूटिव जो मेंबर्स होते थे कमिटीज में, इसमें पहला इंडियन मेंबर है जिसका नाम था एसपी सिन्हा, इसी दौरान। फिर आते हैं हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, 1910 से 1916। प्रश्न आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। इन्हीं की बग्घी पर, याद रखना बेटा, इन्हीं की बग्घी पर बम फेंक दिया गया था। खुदीराम बोस जो थे, उन्होंने इनकी मतलब और भी जो लोग थे, प्रफुल्ल चाकी एंड ऑल, उन्होंने इसके बग्घी पर क्या फेंका था? बम फेंका था। ठीक। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण इन्हीं के समय किया गया था। देखो, घोषणा 1911 की थी, दिसंबर में, जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ये दिल्ली दरबार में होता है। इसी समय जॉर्ज पंचम और रानी जो हैं ये इंडिया आए थे। और जब इंडिया आए थे तो उनके स्वागत द्वार के लिए किससे आए थे भैया? उस दौरान एरोप्लेन वगैरह तो खैर डेवलप हो गया था, बट स्टिल इन लोग जो आए थे शिप से आए थे। और बॉम्बे में एंट्री की थी, इसलिए गेटवे ऑफ इंडिया, याद करो, गेटवे ऑफ इंडिया इनके स्वागत में बनाया गया था, जो आज भी खड़ा है, प्रमाण है उसका। मुंबई का इंडिया गेट वो अलग है ना, याद रखना, डोंट गेट कंफ्यूज। मुंबई का जो है वो, सॉरी, दिल्ली का जो है वो इंडिया गेट है। दिल्ली में जो है वो क्या है? इंडिया गेट है। और मुंबई का जो है वो है गेट वे ऑफ इंडिया। गेट वे बोल रहा है, यानी कि आने का रास्ता। तो गेट वे ऑफ इंडिया वो है आपका मुंबई में, जबकि इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है। इंडिया गेट का संदर्भ है प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए भारतीय, उनके लिए है। और दूसरा जो है आपका गेटवे ऑफ इंडिया, ये एक स्वागत द्वार था वहां के लोगों के आने के लिए। बंगाल विभाजन जो है वो इन्होंने रद्द कराया। देखो, 1911 में दिल्ली दरबार होता है। दिल्ली दरबार में घोषणा की जाती है कि अब कैपिटल हम दिल्ली शिफ्ट करेंगे, और 1912 में ये काम हो जाता है। तो घोषणा 1911 में हो रही है और शिफ्टिंग का काम 1912 में हो रहा है। बंगाल विभाजन जो है रद्द किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा इसी दौरान। मदन मोहन मालवीय भी 1916-15 में जाकर क्या करते हैं? हिंदू महासभा की स्थापना करेंगे, और फिर यहीं पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी नींव जो रखी जाती है, बीएचयू, जिसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक क्या? तो ये सारी चीजें, ये घटनाक्रम इसी दौरान हो रहा था। इसी दौरान ही भारत में क्या होगा? आपका होम रूल लीग मूवमेंट भी शुरू हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन भी इस दौरान शुरू होता है। क्लियर? आइए फिर हम चलते हैं 1916 से 1921 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, क्या नाम है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो ये जो चेम्सफोर्ड है, इसके दौरान क्या क्या चीजें घटना घटित हुई थी? पुणे में डीके कर्वे द्वारा पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, डीके कर्वे, ये कई बार पूछा जाता है। तो महिलाओं के लिए फर्स्ट यूनिवर्सिटी, पहला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? डीके कर्वे ने। कब? 1916 में। सैडलर कमीशन अपॉइंट किया गया था, जिसमें दो भारतीय, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद थे। अब ये सैडलर कमीशन याद करो, क्या था बेटा? 1917। कब आया था ये? 1917। याद आ रहा है? किससे संबंधित था भाई? शिक्षा से संबंधित था। ये सब पढ़ा दिया हूं मैं। सोशल रिफॉर्म पढ़ाया था, एजुकेशन रिफॉर्म याद आ रहा है, समाज सुधारक, धार्मिक सुधार, है ना, शिक्षा सुधार आंदोलन पढ़ाया था मैं, याद करो, शुरू से लेके विलियम जोन्स से लेके, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से लेके, ठीक, मैकॉले, मैकॉले से लेके वुड्स का डिस्पैच, ये सारा चीज, सार्जेंट, सैडलर एंड ऑल एवरीथिंग, ये सारी चीज ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। तो ये शिक्षा से संबंधित 1917। क्लियर? आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, ये दोनों इंडियंस इसमें शामिल थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना भी इसी दौरान होती है, एएमयू जिसको हम बोलते हैं। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आता है, क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है। बीजी तिलक की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1920 में। और यही पहली बार जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, 1919 का अधिनियम जिसको कहा जाता है, 1919 एक्ट, इसी में प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि जब मैं एक्ट पढ़ाऊंगा ना, उस दौरान मैं अलग से आपको बता दूंगा उसके मेन प्रावधान क्या क्या थे, वो सब हम पढ़ेंगे। 1773 से लेके आगे जितना भी आता जाएगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, बाद में पढ़ाऊंगा, जब भारत आजाद हो जाएगा उसके बाद हम उसको कर लेंगे। ठीक।
तो वहां पर मैं आपको डिटेल में तो, बट इसमें याद रखना प्रांतों में द्वैत शासन आपका डायरकी जो शुरू हुआ था वो इसी दौरान किया गया था। ठीक, चलिए तो एक सिंपल प्रश्न है, यदि आपसे पूछा जाए असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट हुआ था, उस असहयोग आंदोलन के दौरान भारत का ये वाइसराय जो कौन था, तो भारत का वाइसराय कौन था भाई, यही था, कौन, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, लॉर्ड रीडिंग की बात करते हैं, 21 से 26 तक, कब से कब, 21 से, अब ज्यादातर लोग 5-5 साल के लिए आते थे, है ना, ऐसे पैटर्न तो नहीं था, बट इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो ज्यादातर 5-5 ईयर्स से, देखो 16 से 21 आए ये, है ना, उसके पहले भी देखोगे 5 से 10 थे, 10 से 16 थे, ठीक है ना, तो ऐसा उसके पहले वाला 99 से 5 था, तो इन जनरली आप 5-5 साल के लिए ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, ऐसा नियम नहीं था, बट इन जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो 21 टू 26 यही एकमात्र यहूदी वायसराय था बेटा, कौन, लॉर्ड रीडिंग, याद रखना क्वेश्चन आता है, एकमात्र ज्यूस, तो एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, लॉर्ड रीडिंग था। इसी के समय जो है एक वर्थ समिति का, या एक वर्थ बोलते हैं इसी को, एक वर्थ या एक वर्थ समिति का गठन किया गया, और तब इसमें रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, हालांकि जाके इसको फिर से मर्ज कर दिया गया। बट ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार रेल बजट डिफरेंट कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1924 से 25, तो डिफरेंट किया गया, सेपरेट किया गया, फिर मर्ज हुआ, फिर सेपरेट हुआ, और अभी जाके आपने देखा होगा तो ये पूरा मर्ज हो चुका है, मेरे ख्याल से एक साथ आता है ये बजट, ठीक है ना, अलग से बजट प्रस्तुत नहीं किया जाता, रेल बजट इसी में आता है। ठीक, आगे देखते हैं, इसी दौरान फिर ली कमीशन की स्थापना करी गई थी, ली आयोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला जो गवर्नर जनरल होगा, मतलब अगला जो वाइसराय होगा, उसका नाम हो जाएगा लॉर्ड इरविन। इसका तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस है भाई लॉर्ड इरविन का, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट सबसे ज्यादा फेमस, लॉर्ड इरविन। मैं बताने जितने भी आयोग होंगे, जितने भी कमीशन, उसका भी पूरा अलग से बताऊंगा, शिक्षा वाला बस हो चुका है, इसके अलावा जितना भी अन्य आयोग बनेगा वो सब मैं अलग से पूरा एक साथ कराने वाला हूं। ठीक, तो उसके लिए टेंशन ना लेना। फिर हम चलते हैं, पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होगा वो इसी के समय कराया जाएगा। 1930 में शारदा अधिनियम, याद करो, याद आ रहा है, 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से यह किया गया कि लड़कों की विवाह की उम्र 18 और लड़कियों की 14 होगा। ये पढ़ाया था ना रिफॉर्म वाला, याद करो, नेटिव मैरिज एक्ट याद आ रहा है, नेटिव मैरिज एक्ट के बाद ये शारदा एक्ट याद आ रहा है, हरविलास शारदा, इसकी अध्यक्षता में, लड़कों की उम्र लड़कियों की उम्र, पढ़ाया था ना, ये सब पहले पढ़ाया हुआ है भाई, इसलिए रिविजन की फॉर्म में हो जाएगा सारी चीजें। 1930 में ही इसी के दौरान क्या होगा आपका, 1930 में ही क्या होगा, यहाँ पे खाली 2-3 चीजें नहीं लिखी बट फिर बता देता हूं। 1930 में कौन सा आंदोलन होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस, दांडी मार्च, ये सारी चीजें लॉर्ड इरविन के समय करी जाएंगी बेटा, याद रखना, किसके समय, लॉर्ड इरविन के समय। 1926 बोला जा रहा है, तो 19, अच्छा यहां पर भी देख लो, 25 में काकोरी कांड इनके समय होगा, काकोरी कांड के समय लॉर्ड रीडिंग रहेंगे क्योंकि 1925 में होगा। यहां पर 1900 आपका 27-28 साइमन कमीशन भारत कब आएगा, लॉर्ड इरविन के समय। लाला जो क्या बोलते हैं, लाजपत राय की हत्या कब होगी, लॉर्ड इरविन के समय। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त बम असेंबली, यानी कि जो बम कांड था, असेंबली बम कांड, वो किनके समय होगा, लॉर्ड इरविन के समय। ठीक, क्या, चले फिर चलते हैं, लॉर्ड विलिंगटन, अगला है लॉर्ड विलिंगडन, या विलिंगटन बोलते हैं इससे को, विलिंगडन। इनके समय की सबसे इंपॉर्टेंट घटना है, सहजानंद सरस्वती ने क्या करा था, अखिल भारतीय किसान सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है ये, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, किसके सहायता से, सहजानंद सरस्वती की सहायता से। बाद में शायद इसका हत्या वगैरह भी शायद कर दिया जाता है जहां तक पता है मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना, कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो जाएगा, विभाजन इन द सेंस कांग्रेस पार्टी के भीतर, द्वितीय का मतलब ये सूरत वाली की बात नहीं कर रहे, सूरत तो अलग ही था, वो तो स्प्लिट था सीधा सीधा। कांग्रेस में एक विभाजन होता है जिसको हम लोग जानते हैं, जो सबसे पहले जो होगा चित्रन सीआर दास 1922-23 के बाद होता है, वो स्वराज दल की स्थापना करेंगे, है ना, चौरी चौरा कांड के बाद थोड़ा सा अलग उनमें अलगाव आ जाता है। स्वराज के बाद यहाँ पर इन लोग एक अपने समाज पार्टी यानी कि कांग्रेस समाज सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं इन लोग। ठीक है, क्या, कौन कौन, तो यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव और साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण, आगे चल के इसी को जेपी मूवमेंट का प्रणेता भी माना जाएगा। 1935 में ही बर्मा को बांग्लादेश से, सॉरी भारत को भारत को बर्मा से अलग किया जाएगा। 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, किसके दौरान किया गया था, तो विलिंगटन के दौरान किया गया था।
1935 में ही बर्मा को बोला गया कि भैया बर्मा को अलग ही करो, बर्मा को सेपरेट करो, डिफरेंट करो, ठीक। 1935 में भारत शासन अधिनियम लेकर आया गया। 1932 में भारतीय सेना एकेडमी, जिसको हम लोग आईएमए कहते हैं, बट आज के समय में याद रखना इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए जो आज देहरादून में है, इसकी स्थापना इन्हीं के समय ही करी गई थी। और दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी, सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्हीं के समय हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन, क्योंकि 31 और 32 में हुआ था, 31 एंड में और 32 में हुआ था, तो इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक क्या। चलो भाई आगे देख लेते हैं। अगला जो बंदा है लॉर्ड लिनलिथगो, काफी लंबे समय तक रहेंगे, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, लगभग 8 सालों तक, क्योंकि वही वर्ल्ड वॉर इन सारी चीजें चली रही थी। तो लॉर्ड लिनलिथगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में भी आप लोग इसको पढ़ते हो, लिनलिथगो। क्यों? क्योंकि यही जो है राजा चक्रधर सिंह को, चक्रधर सिंह जो जिसको संगीत सम्राट की जो उपाधि देते हैं, तबला वबला जो बजाए थे तो इन्हीं के सामने बजाए थे उन्होंने, तबला वादन जो काम किया था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सीजी में इसको पढ़ते हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले तो भैया अगस्त प्रस्ताव भी याद रखना, हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है, इसी के समय आएगा। अगस्त ऑफर इसी के समय आता है। क्रिप्स मिशन भी इसी के समय आएगा। भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट भी इसी के समय होगा, है ना। तो मैक्सिमम बड़ी चीजें होती है। प्रांतीय चुनाव लिखा नहीं हो, बट वो भी आप लोग लिख सकते हैं। प्रांतीय चुनाव जो 1937 का है, 1937 का है, वो भी इन्हीं के टाइम पर होगा। तो सारी चीजें ऑलमोस्ट इनके समय, इनके टाइम पर हो रही है। क्लियर? आगे चलते हैं, लॉर्ड वेवेल की बात करते हैं। तो लॉर्ड वेवेल जो है वो आते हैं 44 से 47 में। लॉर्ड वेवेल, वेवेल के समय जो 2-3 चीजें वो है सीआर फॉर्मूला, शिमला सम्मेलन, वेवेल योजना, वेवेल प्लान जिसको कहा गया है ना, ये सब इन्हीं के समय आएगा, ठीक है। ये सब इन्हीं के समय, और ये भी याद रखना कैबिनेट मिशन भी इन्हीं के समय आएगा। कौन? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। आप लोग एक काम करना जी, जिन्होंने पढ़ लिया है अच्छी बात है, पढ़ लिया तो वो उस दौरान की सारी घटनाक्रम को आप एक साथ लिख लो, एक ही जगह लिख लो। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो जब पढ़ेंगे हम आगे, तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो उस दौरान भी आप ये जो टेबल बना के रखोगे, या उस टेबल को आप बाद में भी एडिट कर सकते हो, उस वर्ष की या उस ड्यूरेशन की सभी चीज़ों को एक जगह एक साथ आप लिख लीजिए। क्वेश्चन आपको कुछ भी किसी भी रूप में किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है। फिर चलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, सबसे अंतिम जो आते हैं 1947 में, फरवरी 1947 में आएंगे, याद रखना। ये कब आएंगे? फरवरी 1947 और जून 1948। मतलब ऑलमोस्ट जब ये तय हो गया था कि भारत को अब आजाद करना है, भारत को अब छोड़ना है, उसके बाद जो है इनकी एंट्री होती है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भाई साहब जो हैं, ये 2-3 योजना, 3 जून योजना बोला जाता है, माउंटबेटन प्लान जिसको हम बोलते हैं, डिक्री बर्ड प्लान बोलते हैं, इस्मा योजना, बहुत सारे नाम है, वो सब पढ़ाऊंगा मैं, है ना। डिक्री बर्ड, इस्मा, माउंटबेटन प्लान, ये सब अलग अलग इसी से संबंधित प्लान है जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये भाई साहब जो है वो सबसे अंतिम और वायसराय के रूप में जाने जाते हैं, लास्ट वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, दोनों चीज याद रखना। क्योंकि वायसराय था ना, ये अभी तो वायसराय ही चल रहा है अभी तक। अभी तक क्या चल रहा है? वायसराय ही चल रहा है अभी तक। अभी तो ऐसा गवर्नर जनरल और कुछ था नहीं। तो जब तक ये 1858 के बाद अंग्रेजों के जब अधीन थे, तब तक इनको वायसराय ही कहा गया। अंग्रेज जब भारत छोड़ के जाएंगे, भारत जब आजाद हो जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाते तो तुरंत जाते नहीं है। अच्छा एक चीज बताना मुझे, एक चीज बताना, 15 अगस्त 1947 इंडिया को आजादी दे दी गई। इनके अपनी सारी चीजें सब कुछ देखो, तुम अपने, तुम्हारे पीएम होंगे, ये होंगे, वो होंगे, नॉल। सवाल ये है, सर अंग्रेज कर क्या रहे थे, क्यों नहीं गए, क्यों इसको इतना टाइम लगा, 1948 में क्यों लगा? किसी के पास है जवाब? एनीबडी कैन आंसर? बताइए, जवाब है तो कमेंट करिएगा जरूर। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। क्यों? वाई? कारण ये था, चलो बताओ, तुम लोग बताओ, कमेंट करो। अंतिम वायसराय, देखो ये लास्ट वायसराय है और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी हैं। क्यों है भैया, ध्यान से समझना, क्योंकि वायसराय वाला जो क्रोनोलॉजी है वो चली आ रहा है, और पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बनेंगे। क्यों बन रहे हैं? इसलिए बन रहे हैं क्योंकि अब भारत आजाद हो गया, तो अब हम उसको गवर्नर जनरल, वायसराय, वायसराय खत्म ना, पद ही खत्म। अब रॉयल फैमिली का वाइस नहीं रहा, अब ये अपने आप में एक नया पद है जिसको बोला गया गवर्नर जनरल कहा गया, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल,
ये तो सिंपल है, केवल पहले गवर्नर जनरल है। ही इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सिंपल। कब? स्वतंत्र भारत के, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन थे? सी आर दास। सी आर दास यानी कि आपके सॉरी सी चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, नॉट सी आर दास। सी आर दास तो पहले, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। ठीक है, ये इसलिए इन लोग लास्ट तक थे, इसलिए अंतिम समय तक थे, जब ये छोड़ के गए, छोड़ के जाएं, तो कहीं ये इन पे आरोप ना लगा दिया जाए कि आपने भारत को इस अवस्था में छोड़ के आया। इतिहास कहीं आपसे प्रश्न न पूछे। इतिहास तो प्रश्न पूछेगा भाई, क्यों नहीं पूछेगा? इतने सालों तक आपने शासन किया, रूल किया, ये किया, वो किया, लेकिन कहीं इतिहास इनको और अधिक बदनाम ना करे, तो कुछ बदनामी छिपाने के लिए कहीं लोग इस पे प्रश्न चिन्ह ना उठाएं, कहीं यूएन इस पे दबाव, क्योंकि यूएन तो बन चुका था 1945 कि कहा कि तुम उस अवस्था में नहीं छोड़ के, तुम प्रॉपर वहां पे सेटलमेंट करके आओगे, इसलिए लोग जो थे वो वहां पे रुके थे। ठीक है, चलिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाइसरायज ऑफ इंडिया। भारत के वाइसराय आपने पढ़ा, उम्मीद करता हूँ कि कुछ नई चीजें आपने सीखी होंगी। ठीक है, तो आगे की जो कहानी होगी वो होगी जिसमें हम लोग देखने वाले हैं भारत के इस आज़ादी की लड़ाई को, 1885 के बाद की जो घटना होगी। बिफोर दैट मैंने एक चीज़ और कहा था, जिसमें पत्र पत्रिका एंड ऑल वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करवा देंगे, उसके बाद फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।